हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल टारगेट गुरुकुल पे। तो हम लोग अपना बेहतरीन चैप्टर आपको पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें से हम लोग ये 2 पार्ट देख चुके हैं कॉन्सेप्ट का। आज हम लोग का थर्ड और सेकंड लास्ट पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ, CUT, BHU, तो उसमें जो फिजिक्स आता है हम लोग बेहतरीन लेवल का उसको पढ़ने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट इससे छूटे नहीं, और जिस लेवल का मैं क्वेश्चन कराता हूँ कि वो एक भी क्वेश्चन का लेवल जो है आपसे एग्जाम में बचे नहीं। सारा क्वेश्चन आप करके आइए। द फुल एक कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया जा रहा है, फुल कॉन्सेप्ट फुल प्रैक्टिस के साथ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो ऐसा कंटेंट सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। हमारा एक पेड बैच चलता है जहाँ पे सारा ये वीडियोस अपलोड होता है। मैग्नेटिज्म का अप्रॉक्स 10 पार्ट अपलोड है, 7 पार्ट थ्योरी का और 3 पार्ट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का। ठीक है, यूट्यूब पे भी 2-3 पार्ट अपलोड है आप लोग के लिए, दिया गया था डेमो के लिए कि उससे आप कोर्स में इनरोल हुए। बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल हो भी चुके हैं, अभी तक भी आप नहीं हुए तो इनरोल हुए। उसके लिए क्या इनरोल के लिए करना पड़ेगा, सीधे यूट्यूब पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है। सेकेंड चीज़, प्ले स्टोर से जाकर आप टारगेट गुरुकुल ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, कोई कोर्स के रिलेटेड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तुम्हारे फैकल्टी है उनसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। ठीक है, अब मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरा भी नंबर है, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं फिजिक्स के रिलेटेड, फिजिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड। समझने में नहीं हो रहा है सर, ऐसा मतलब कुछ गाइडलाइन दीजिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे पढ़ूँ, कुछ ऐसा मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली अपना न्यू पार्ट 3 पार्ट थर्ड पार्ट को आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। EMI को मैं मानता हूं कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे और मैग्नेटिज्म को भी रिवाइज कर रहे हैं, उसके भी कॉन्सेप्ट्स नोट्स को डेली रिवाइज करके आ रहे हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो बस पूछ लेना है, क्लास में रिवाइज करके आना है। उसको अलग से आपको फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खास मेरा सब्जेक्ट को। ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूँ पढ़ाऊँ कि आपको क्लास में ही उसको रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, आपको घर में नहीं पढ़ने को मैं प्रेशर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझा देता हूँ। तो कल हम लोगों ने किस पे बात किया था, सेल्फ इंडक्टेंस पे कल हम लोग बात कर रहे थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट टॉपिक हम लोग का सेल्फ इंडक्टेंस था। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस पे कल हम लोग लास्ट बात किए थे। किस पे बात किए थे, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या आपको विजिबल है, सब दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट कीजिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बताया था, इंडक्टेंस मतलब पेरिट्स। 2 तरह के इंडक्टेंस होते हैं, एक सेल्फ खुद से और एक म्यूचुअल दूसरे के प्रेजेंस में। ठीक है, मैंने कल एग्जाम्पल से आपको समझाया था। तो सेल्फ इंडक्टेंस में बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या था कि एक सर्किट था, उसमें करंट फ्लो कर रहा था, पहले कांस्टेंट था, तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स भी कांस्टेंट था। पर जब हमने करंट का वैल्यू एक केस में इंक्रीज किया था तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स में चेंज आना शुरू हो गया था, और जिस वजह से उस सर्किट क्लोज में EMF इंड्यूस हुआ और जिस वजह से करंट भी इंड्यूस हो गया। तो वहाँ पे आया था सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला phi = Li, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है उतना ही करंट में चेंज हो रहा था, है कि नहीं। जितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी ना उसमें उस सर्किट क्लोज में EMF इंड्यूस होगा। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। या तो वो फैराडे का लॉ था या तो लेंज का नियम था। लेंज ने डायरेक्शन बताया था कि करंट इंड्यूस का क्या डायरेक्शन होगा। उसके बाद हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस का बहुत सारा यूनिट पर हम लोगों ने बात किया था, उसके यूनिट, उसके डायमेंशन पे हम लोगों ने बात किए थे सेल्फ इंडक्टेंस का, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। बहुत सारा यूनिट मैंने बताया था, लगभग 3 यूनिट। एक होता है वीवर पर एम्पियर, एक होता है वोल्ट × सेकेंड बाई एम्पियर, एक होता है इसका यूनिट, मेन यूनिट हेनरी। 3 यूनिट बताया था। फिर मैं इसका डायमेंशन बताया था, ml/2t - 2a - 2, इसका डायमेंशन मैं निकाल कर आप लोगों के सामने रखा था। आज हम लोग बात करेंगे किस फैक्टर पे आपका ये सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। फिर कल हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पकड़ कर लिया था।
फिर इससे फॉर्मूला भी मैंने डिड्यूस किया था, ई इक्वल टू, एक फॉर्मूला आया था आपका ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ एन भी होता है, एक फॉर्मूला भी आया था इससे, क्योंकि फाई इक्वल टू एल आई उसको मैंने वैल्यू पुट किया था पहला फैराडे लॉस के हेल्प से, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी, तो उससे ये फॉर्मूला आया था। फिर एल का वैल्यू मैं इसे सॉल्व करके इसका डायमेंशन और यूनिट निकाला था। एल क्या है आपका, इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट ऑन फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, किस किस फैक्टर पे आपका ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, किन किन फैक्टर पे ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आपको लग रहा होगा इस फॉर्मूला से कि फाई इक्वल टू एल आई, तो मतलब जो एल है वो करंट पे तो जरूर डिपेंड करेगा, नो प्रॉब्लम। इस फॉर्मूला से भी लग रहा होगा ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से कि आपका मैग्नेटिक जो आपको सेल्फ इंडक्टेंस है करंट पे तो जरूर निर्भर कर रहा होगा, कि किसी कॉइल में, किसी क्लोज सर्किट में जितना ही करंट चेंज होगा उतना ही उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उससे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये तो आप लोग को लग रहा होगा। तो मैं बता दूं, जो आप सोच रहे हैं वो सोचना गलत है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना उस करंट में चेंज है, वो करंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। मैं क्या बोला कि वो करंट पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों यहाँ पे एल का फॉर्मूला निकालिए, ए इज इक्वल टू फाई बाई आई, मतलब जो एल का रिलेशन आई से है, क्या है कि आई बढ़ेगा तो एल घटेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? क्या करंट बढ़ता है तो सेल्फ इंडक्टेंस घटता है? सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इसके अंदर मोटिवेशन, ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिला। करंट में फ्लो पहला ही फैराडे ने तो शुरू से ही क्लियर करते आ रहे हैं कि करंट में बस चेंज होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, कितना ज़्यादा कम उससे मतलब नहीं है। बट यहाँ पे कॉइल में हम लोग ने करंट प्रोड्यूस करवाया था, फ्लो किए थे, तो करंट में चेंज होना चाहिए, और करंट में चेंज हुआ उसके बाद तुरंत इंडक्टेंस उसमें नहीं आ गया था। करंट में चेंज हुआ तो पहले कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आया था, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो जब चेंज हुआ तब इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ था। क्या हुआ था? करंट आपको इंड्यूस हुआ था। तो उसी फिनोमेना का हम लोगों ने नाम दे दिया सेल्फ इंडक्टेंस। खुद से कॉइल के अंदर एक मोटिवेशन आया, खुद से ही ना, कॉइल में और कोई तो नहीं था, अदर दूसरा कॉइल उसके सामने रखे थे कि जो उसके पास हम लोग ले जा रहे हैं, जिससे उसमें मोटिवेशन आ गया। खुद से उसके अंदर जो मोटिवेशन आया उसी को बोले थे इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का आप ही बताइए करंट से क्या रिलेशन है? ये बोल रहा है अगर इस फॉर्मूला को हम लोग नोटिस करें तो करंट बढ़ेगा तो इंडक्टेंस घटेगा, ऐसा है क्या? करंट फ्लो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा इसमें चेंज होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ज़्यादा इसमें इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो करंट और एल का रिलेशन कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर सपोज कीजिए इस फॉर्मूला से, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल को क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू बेसिकली एन एल डी आई बाई डी टी, तो एल इक्वल टू ई एन बाई डी आई बाई डी टी। ई को क्या बोलते हैं हम लोग? डब्ल्यू बाई क्यू। तो क्यू को क्या फॉर्मूला होता है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये तो आई से नीचे आई डी आई है, तो आई से आई कट गया, मतलब सिर्फ टी बचा। इस फॉर्मूला में तो आई का कोई रिलेशन ही नहीं, आई समाप्त, क्योंकि क्यू इक्वल टू आई टी और नीचे भी आई है, तो आई से आई कट गया, सिर्फ टी।
या इस फॉर्मूला से देख रहे हैं आई का कोई नामो निशान नहीं है और यहाँ पे आई से इन्वर्सली रिलेशन है, तो कैसे बोल सकते हैं कि आपको ये इंडक्टेंस से करंट पर डिपेंड है? आप ही बताइए कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? हाउ? किसी फॉर्मूला पे हम लोग उसको देख के नहीं बोल सकते हैं कि ये जो कोई भी फिजिकल टर्म इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, बट ये जो आपका रेसिस्टिविटी है ना रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना एरिया पर डिपेंड करता है, सिर्फ वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर, नाइदर डिपेंड ऑन लेंथ एंड रेसिस्टेंस। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं? तो इसी तरह किसी फॉर्मूला से हम लोग नहीं कह सकते कि वो कंपोनेंट किसी जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा हम लोग हर केस में नहीं कह सकते। जैसा आप लोगों ने देखा, मैं आपको प्रूफ दिया, यहाँ आई से इन्वर्सली रिलेशन है और यहाँ आई का रिलेशन ही एकदम समाप्त है। तो इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस आपका करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसको एकदम गांठ बांध के याद रख लीजिए। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट फ्लो इन द कॉइल। तो ये किस पे डिपेंड करता है सर? ये किस पे डिपेंड तब करता है? ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे। पहला पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है? क्या किस तरह का नेचर है, किस तरह का वो नेचर है, वो जो आपका कॉइल है किस नेचर का है, उस पर इंडक्टेंस डिपेंड करता है। जी हाँ। सेकेंड पॉइंट, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ही ज़्यादा एरिया होगा उतना ही उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, उतना ही उसमें करंट इंड्यूस होगा। जी हाँ। थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, उस कॉइल में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ही ज़्यादा उस किसी मटेरियल्स को उसके ऊपर रैपिंग करेंगे उतना ही उसमें करंट इंड्यूस होगा। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किस मीडियम के बीच में उसको रखा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यही आपका, इसी पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। और पूछेगा क्वेश्चन किस पे नहीं, तो करंट पर डिपेंड नहीं करता है, करंट पर डिपेंड नहीं करता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैं बताया था जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था, तो परमिट करता है क्योंकि इससे इसी मैग्नेटिक फील्ड से कितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे किसी मैग्नेट मटेरियल्स का, तो वही परमिएबिलिटी होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। और एक ये भी बताता है किस मीडियम में इसको प्लेस किया गया है, किस मीडियम के प्रेजेंस में इस कॉइल को रखा गया है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये लिखा है क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए। फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, यहाँ तक किसी तरह का आपको प्रॉब्लम तो बताइए। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए। फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, सारा विजिबल है। कैमरा के पोजीशन को मैं थोड़ा सही करने की कोशिश किया हूँ जिससे आपको सारा चीज़ विजिबल हो, क्योंकि लाइट कट गया तो एक थोड़ा सा जो लाइट है, एक दो बल्ब लगाए हूँ रूम में, तो एक बल्ब थोड़ा सा ऑफ हो गया और इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा दोपहर में बना रहा हूँ वीडियो, तो काफ़ी आपको लाइट ऐसे आ रहा होगा, ठीक ना, लाइट आपको आ रहा होगा, विजिबल सारा चीज़ आपको होगा, ठीक ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए सोल्जर्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस हो गया आपका, मतलब बोल सकते हैं कि एल जो है आपका डिपेंड करता है म्यू नॉट पे, म्यू पे, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया पे और इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। म्यू नॉट एन, नंबर ऑफ टर्न्स ए मतलब पाई आर स्क्वायर,
इस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही हो गया। इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L = म्यू नॉट NA। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस तक इसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसके दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेडिंग दे दीजिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस वो क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस, जो खुद से मोटिवेट हुआ था, जिसमें खुद से करंट इंड्यूस हुआ था। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग दो कॉइल बनाएंगे जो दूसरे कॉइल के प्रेजेंस में उसमें क्या होगा? इंड्यूसमेंट आएगा। देखिएगा कैसे दो कॉइल मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर स्विच है, लाइट आ गई। यहाँ पे मैं दो कॉइल बनाया हूँ आपके सामने। एक आपका ये P, जिसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, क्लोज सर्किट है दोनों, और ये आपका एक है सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल को हम लोग बनाए हैं, एक आपका प्राइमरी कॉइल है और एक आपका सेकेंडरी कॉइल है। इस कॉइल में करंट फ्लो होगा क्योंकि स्विच लगाया हूँ। इसमें कोई मैं ऐसा करंट और बैटरी नहीं लगाया हूँ, सिर्फ लोड रजिस्टर लगाया हूँ जो अपोज करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत फिगर में मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ आपको सारी चीज़ विजिबल है कि नहीं। तो कैसे इसमें करंट का इंड्यूस लगा है वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, जब इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा, पहला सेम वे में जब अगर करंट कांस्टेंट है तो इससे जिस कॉइल से, इस प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट बेस से प्रोड्यूस होगा, उससे निकलेगा, चेंज होगा। बट जब इसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, जब करंट का वैल्यू आप चेंज करोगे तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। किस? इस प्राइमरी कॉइल में। इसी चेंज की वजह से जब ये जो कॉइल है आपका सेकेंडरी कॉइल, इसमें भी इफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों को एक ही जगह प्लेस किया गया है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स में चेंज होने लगेगा, और जिस वजह से इसमें भी आपका इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट आ जाएगा इसमें। समझे कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये आपका कॉइल P है, जब इसमें करंट कांस्टेंट है तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स में भी चेंज कांस्टेंट है। ओके, बट जब इसमें करंट का वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज होने लगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स में भी चेंज होने लगा, जिस वजह से इस कॉइल Q में, सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंज होने लगा। इसके वजह से इसमें इंड्यूसमेंट आ रहा है और तब इसमें करंट इंड्यूस होगा और EMF इंड्यूस हो जाएगा। मतलब आप देख रहे होंगे एक कॉइल के प्रेजेंस की वजह से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, जिस फेनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स φ2, इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स φ1, मतलब φ2 जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का। बताइए इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आया है वो किसके करंट की चेंज होने की वजह से आया? इसमें करंट की चेंज होने की वजह से कि इसमें चेंज होने की वजह से? तो मैं बोलूँगा I1। अगर इसमें करंट इंड्यूस नहीं होता, करंट चेंज नहीं होता, तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं हो पाता। तो जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंड कॉइल में जो चेंज हुआ है वो पहला कॉइल में करंट की चेंज होने की वजह से आया, इसीलिए हम I1 लिखेंगे। और जब ये कांस्टेंट हटेगा तो एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम को डिनोट करते हैं, मतलब आपका एम इक्वल टू ∅2/I1। यूनिट सेम हो जाएगा, वीबर पर एम्पियर। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, एम इक्वल टू ∅2/I1। एम इक्वल टू ∅2/I1। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए, यहाँ तक किसी तरह का जो प्रॉब्लम तो बताइए। एम इक्वल टू ∅2/I1, एम इक्वल टू ∅2/I1। अगर फाई इक्वल टू MI है पहला इक्वेशन, इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो कल सेल्फ इंडक्टेंस में फॉर्मूला किए थे, E इक्वल टू -N d∅m/dt जो फैराडे ने बताया था। फिर इस E का मैग्नीट्यूड लेंगे तो N नंबर ऑफ टर्न्स, d फाई के जगह पे MI/dt, तो E इक्वल टू N, M को बाहर निकाल लीजिए, di/dt। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। जिस तरह इस सेल्फ इंडक्टेंस में आया था E इक्वल टू NL, M के जगह पे क्या आया था वहाँ पे L। अगर कोई पूछेगा इस M का यूनिट इससे, तो ये भी निकाल सकते हैं, M इक्वल टू E इंटू M इक्वल टू E/di/dt इंटू N। तो E को क्या बोलेंगे, वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, सेम यूनिट, क्योंकि का यूनिट और डायमेंशन सेम है एज कॉम्पेयर टू सेल्फ इंडक्टेंस। कैसा है, जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट और डायमेंशन है वही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट और डायमेंशन है। फिर डायमेंशन भी सेम निकलेगा, V इक्वल टू W/Q, T ऊपर जाएगा तो डायमेंशन में क्या आएगा, ml/2T-2A-2। तीनों चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, एक तरह से नोट डाउन कर लीजिए, आपका रिकॉल भी रहेगा, कॉन्सेप्ट भी एक बूस्टअप हो जाएगा, आपका पकड़ अच्छा रहेगा कि मैं खुद से किया हूँ। तीनों फॉर्मूला को अपने से नोट कर लीजिए। और कोई इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस समझने में। अब हम लोग बात करेंगे किस किस फैक्टर पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस का बात किए, अब हम लोग बात करेंगे किस किस फैक्टर पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ये फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। अब ये आपका एक कॉइल है प्राइमरी कॉइल P, ये आपका एक है सेकेंडरी कॉइल Q। ये दोनों कॉइल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो हम लोग बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। पहला आपको ये डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में सेम, ये भी करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी करंट का
करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है इस प्राइमरी कॉइल में, उससे कोई इसको लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका भी रिलेशन सेम वे में है, एक से इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है और दूसरा में तो E=mdi/dt से करंट ही आपको ख़त्म हो जा रहा है उस एक फॉर्मूला से Q=IT से, तो आई से आई कट जा रहा है, सिर्फ टाइम बच रहा है। तो कैसे करंट पे डिपेंड है, ठीक है। तो पहला फैक्टर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको डिपेंड है दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे, उन कॉइल को किस मटेरियल से उसके ऊपर वाइंड अप किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना बार उसको लपेटा गया है उस पर डिपेंड करेगा, N1 और N2 पे। सेकेंड वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल के एरिया पे। ये दोनों कॉइल का एरिया है कितना उससे, अगर ज़्यादा मोटा एरिया है तो उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ज़्यादा उसमें करंट इंड्यूस होगा, तो A1 और A2 पे डिपेंड करेगा। तीसरा आपका डिपेंड करेगा मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, वही सेम मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, कितना इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस कर रहे हैं तो उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। और फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल का नेचर क्या है और इनको किसके बीच में, इसके बीच में कौन सा मटेरियल है, ये दोनों का जो बीच में जो आप जगह देख रहे हैं ये किसके बीच में, ये जगह कौन सा मटेरियल के प्रेजेंस में इसको रखा गया है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 और N2 का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A1 और A2 का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू का। तो एम μ0 N1 × A2 × A1 × A2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए। M μ N1 × N2 × A1 × A2, A1 का एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, πr², πr1² और πr2², क्योंकि दोनों कॉइल का अलग अलग रेडियस होगा, πr1², πr2², ठीक है। तो ये भी इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक का फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका। हाँ, एक और पॉइंट नोट कर दीजिए किस पे डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल के इंडक्टेंस पे। जी हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस पर भी डिपेंड करता है, दोनों कॉइल का किस तरह से इंड्यूस हुए हैं, क्या अपने से कैसे मोटिवेट हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। L1 और L2 पे भी बेसिकली क्या करता है, सेल्फ इंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे L भी लिख दीजिएगा, μ0 N1 × A2 A1 × A2 × L। इतने सारे फैक्टर पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, इतने सारे जो फैक्टर हैं जिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। प्रूफ तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि प्रूफ बेसिकली आपकी एग्जाम में आएगा नहीं, फॉर्मूला बता रहा हूँ और उसका कॉन्सेप्ट आपको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, सेकेंड लास्ट, वो हो जाएगा हमारा ED करंट, EDDY करंट, जिसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी हमने बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका दोनों सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस होता है, तो M = L1 × L2, मतलब जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड होता है। तो इससे एक फॉर्मूला डिड्यूस हुआ, M = जब कांस्टेंट हटेगा तो K आएगा √L1 × L2, ये एक फॉर्मूला है। M = K
अंडर रूट L1 इंटू L2। ये के क्या है, ये इस के को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। क्या इस के को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। इस के को क्या हम लोग बोलते हैं, कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। तो एम इक्वल टू के अंडर रूट दोनों कॉइल की इंडक्टेंस का प्रोडक्ट। आइए कपलिंग फैक्टर हम लोग समझते हैं। कपलिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है, कपलिंग फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। कपलिंग फैक्टर का वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 3 केस लेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। पहला केस में क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि दोनों कॉइल आपस में आके दम जुड़ जाए, दम इतना फुल्ली अटैच हो जाए, कोई उनके बीच में कुछ सेपरेशन ही नहीं रहा, तो उसमें जो के का वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। फिगर देखा जाए तो ऐसे बनेगा, ये आपका प्राइमरी कॉइल और ये आपका सेकेंडरी कॉइल, दोनों आपस में दम जो है जुट गया है, उनके बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं रहा। देख सकते हैं आप फिगर, दोनों एक दूसरे पे क्या हो गया, वाउंड अप हो गए हैं। तो इसमें के का वैल्यू क्या है आपका 1। केस 2 में इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं, कुछ सेपरेशन है। ये आपका कॉइल P और ये Q, ये दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। इनका वैल्यू 0 और 1 के बीच में के का वैल्यू लाई करेगा। केस 3 में हम लोग पढ़ेंगे के का वैल्यू जो है 0, मतलब काफ़ी जो है एक दूसरे के एकदम ओपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि जैसे ये है एक कॉइल, ये आपका है P और दूसरा आपका कॉइल है कॉइल Q। एक इस डायरेक्शन में फेस किया है, एक इस परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल से दोनों फेस ओपोजिट करके खड़े हैं। यही होता है के इक्वल टू 0 पे। तो यही आपका 3 केस होता है कपलिंग फैक्टर समझाने का। बिल्कुल ज़बरदस्त लेवल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कहीं आपको किसी भी बुक पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा नहीं कंटेंट मिल सकता है जिस लेवल का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग मैं बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लग ही नहीं रहा है कि मैं 12 का एक फिजिक्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही फोकस है कि आपका एक एग्जाम ओरिएंटेशन पढ़ाऊँ और आपका एग्जाम निकल जाए। तो उसके लिए मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसको मैं कितना ईजीएस्ट वे में समझा दिया हूँ, कोई मैं बुक का लैंग्वेज तो आज तक लिख पाया हूँ नहीं, आपको अपने मन से जो लैंग्वेज है वही मैं आपको लिख पाया हूँ। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका। और एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, नोट पॉइंट में लिख दीजिएगा कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर दो कॉइल को काफ़ी दूरी पे रखिएगा तो इनसे जो पहला कॉइल से जो फ्लक्स निकलेगा वो कम अमाउंट में निकलेगा। ये तो फाराडे ने क्लियर किया था कि मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। बट अगर आप मैग्नेट को पास ले जाइएगा तो इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, अगर दूर ले जाइएगा तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, दूरी बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कम होगा, जिस वजह से उसमें सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट भी इंड्यूस कम होगा। मतलब एम जो है दूरी बढ़ेगा तो एम जो है घटेगा। इसको एक स्पेशल पॉइंट में मार्क में इसको नोट डाउन कर दीजिए। इससे एक पर क्वेश्चन आ गया है इस रिलेशन से, सारा को नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे ईडी करेंट। क्या पढ़ेंगे? ईडी करेंट पढ़ेंगे। जितना कंप्लीट हो 10-12 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे। कल हमको एनी हाउ इस चैप्टर को फिनिश कर देना है, क्योंकि इस ईडी करंट के बाद 2 टॉपिक बच जाएगा, एक आपका ट्रांसफार्मर, एक आपका एसी जनरेटर, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो उसको हम कल देखेंगे। फटक से नोट डाउन कीजिए ईडी करंट। ईडी करंट को कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, क्या बोलता है ईडी करंट।
ईडी बेसिकली इसका क्या हिंदी है, मुझे अभी तो हिंदी तो अभी इसका याद नहीं आ रहा है। जैसे हिंदी मुझे याद आएगा मैं आप लोगों को बता लूँगा। मैं बेसिकली हिंदी उतना देख पढ़ा नहीं ना हूँ, हिंदी पे मैं इतना फोकस रहता नहीं है। कभी कभी आप लोग को हेडिंग में हिंदी के लिए उसके लिए मैं देख लेता हूँ कि उसका हेडिंग बेसिकली क्या हिंदी है नेट से या गूगल से, क्योंकि मैं CBSE के हूँ तो बेसिकली हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट मैं समझाता हूँ आपको सारा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में। क्या तो इसका बेसिकली हिंदी है भंवर धाराएँ। हाँ देखिए याद आएगा, भंवर धाराएँ देखिए याद आ गया, क्योंकि मैं बेसिकली एक दो दिन पहले देखा था इसका हिंदी भंवर धाराएँ ईडी करेंट का आपका हिंदी। क्योंकि आपके लिए मैं चाहता हूँ आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, आपके लिए किसी तरह का हिंदी इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का हो तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपकी सफलता के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि आपको 100% सिलेक्शन मैं दिला के रहूँ। आपको ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ का जो आपका सपना है मैं उसको साकार करने में आपके लिए मैं हेल्प कर सकूँ। जितना हो सके मेरे द्वारा मैं आपको करूँगा, बस आप लोग मुझको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिजिक्स के लिए हमारे चैनल को भंवर धाराएँ ईडी करेंट जो है एक कोई नया प्रजाति का करेंट नहीं है। बेसिकली लाइट बेसिकली कट गया, ऐसे आप लोग को सारा चीज़ विजिबल आप कैसे लिखना कम है, जब जहाँ बोलूँगा वहीं पे थ्योरेटिकल पार्ट है ईडी करेंट। इससे क्वेश्चन आते हैं हर आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर इससे EMI के ईडी करेंट से आता है, ध्यान से सुनिएगा। भंवर धाराएँ ईडी करेंट बोलता है अगर कोई किसी मैग्नेट को एक बड़ा सा, आप सपोज कि आपके पास बड़ा सा एक कंडक्टर प्लेट है, मेटल का कंडक्शन प्लेट है, अगर उसके सामने आप बेसिकली लाइएगा मैग्नेट का तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से अब करंट का ऐसा एक रूप धारण कर लिया, भंवर धारा है। भंवर धारा है मतलब एक ऐसा रूप, देखते होंगे आप जब पानी में पत्थर डालते हैं तो एक वेव लाइक, ऐसा रिपल लाइक बना लेता है, सर की गोल टाइप का। उसी तरह ये आपका बेसिकली मैग्नेट है, इसको आप इस कंडक्शन प्लेट के सामने लाइएगा तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स चेंज होगा, इस वजह से जो एक भंवर धारा है ऐसे लूप टाइप जो स्ट्रक्चर बना देगा, उसी को बोलेंगे ईडी करेंट। सिंपलेस्ट भाषा में भंवर धारा है इतना, क्योंकि जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इतना यह विरोध का, इतना ही अपोज करने लग रहा है कि इसमें इतना टेम्परेचर बढ़ गया, इतना इसमें, क्योंकि जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इस कंडक्शन मेटल प्लेट में इतना इसका टेम्परेचर राइज अप हो गया, इससे इतना हीट निकलने लगा कि इसका जो करंट है भंवर धाराएं बनने लगा। कैसे साफ देखते हैं, ऐसे ऐसे पूरा एकदम बेसिकली एकदम इतना पूरा ऐसे ऐसे पूरा एकदम घूमने लग रहा है। इसी एकदम धाराएं जो है करंट पूरा एक भंवर हर जगह फैल गया एकदम, इतना उसमें टेम्परेचर बढ़ गया इस कंडक्शन में ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका डिफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए कि when the magnet is bring towards the conduction plate, due to change in magnetic flux in the conduction plate, this ED current is circulated or generated in this material। तो ED current सर्कुलेट और जनरेट होता है in this material। Second point, the production of ED current leads to loss of electrical energy due to heat generated। मतलब बोल रहा है कि ईडी करंट के प्रोडक्शन की वजह से इसमें इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यू टू हीट जनरेटेड, क्योंकि जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसका टेम्परेचर इतना राइज अप हो गया, इतना ये कंडक्टर प्लेट गर्म हो गया, इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि इससे जो है हीट जो लॉस हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू हीट लॉस होने की वजह से और हीट के जनरेट होने की वजह से।
वही मैं लिखवाया हूँ, द प्रोडक्शन ऑफ ईडी करेंट लीड्स टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू लॉस ऑफ हीट जनरेटेड। हीट जनरेट होने की वजह से इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। इसका ये डिसएडवांटेज भी है, इसका हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ इस मशीन कहाँ इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका पहला पढ़ेंगे हम लोग डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही नोट कीजिए कि द प्रोडक्शन ऑफ ईडी करेंट लीड्स टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू लॉस ऑफ हीट जनरेटेड। इतना मतलब इतना कंडक्शन प्लेट गर्म हो जाता है, इसमें इतना टेम्परेचर राइज अप हो जाता है कि ईडी करेंट एक भंवर धाराएं जो है इस तरह के फैल जाता है कि कंडक्शन प्लेट काफ़ी अमाउंट में गर्म हो जाता है, और जिस वजह से हीट जनरेट हो गया है, हीट टेम्परेचर बढ़ा तो हीट ना ऑब्वियसली उसमें आ गया, हीट ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लॉस में जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कम करेंगे, हाउ वी विल ओवरकम दिस ईडी करेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडक्शन प्लेट को छोटे छोटे प्लेट में यहाँ से बेसिकली इसको कट कर देंगे, छोटे छोटे स्प्लिटर में इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको छोटे छोटे पार्ट में हम इसको इस कंडक्शन प्लेट को जब इस तोड़ेंगे, एक पट्टा लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जब बनाएंगे, जब छोटे छोटे इसको पट्टे लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जब बनाएंगे तो क्या होगा कि ईडी करंट का जो इफेक्ट होगा वो भी कम देखने को मिलेगा। इससे जो है जो हीट का जो ज़्यादा लॉस हो रहा है वो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी लॉस नहीं होगा। छोटे छोटे प्लेट में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस मेटल प्लेट को, इससे ईडी करंट पहले जो पूरा प्लेट में जो फैलता था अब वो छोटे छोटे उसके पार्ट में ही बस फैलेंगे। पहला डिसएडवांटेज, और इसका कैसे हम ओवरकम करेंगे वो भी मैं बता दिया हूँ आपको। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो ये ईडी करंट का जो प्रोडक्शन होता है, इससे जो उत्पत्ति होता है ईडी करंट के, इससे क्या होता है कि मतलब तो पहला जान गए इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। दूसरे इसमें जो इंडस्ट्रियल जो मशीन होते हैं वो सभी बर्बाद हो जाते हैं, जो मटेरियल्स जो बनते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्योंकि जब जो ईडी करंट का जो प्रोडक्शन होता है जिस वजह से जितने सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल बेसिकली डिजाइनिंग मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मशीन है, वो सब भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि इतना उसमें हीट जनरेट हो जाता है कि अब क्या होता है ये पिघलने लगता है, मेल्ट करने लगता है, जिस वजह से मटेरियल जो है ख़राब होने लगता है इसका इलेक्ट्रिकल। तो इसको लिखिएगा पॉइंट में, बाय लैमिनेटिंग by the laminating coating CODDING process, by the laminating coating process, the resistance path of this ED current, the resistance path of the circulation of ED current by the laminating coating process, the resistance path of the circulation of ED current increases, which results in weakening their force, and leads to loss of heat between them। वही बोल रहा है कि बाई लैमिनेटिंग कोटिंग देम द रेसिस्टेंस मतलब जो उससे हीट निकल रहा है वो अब काफ़ी बढ़ जाता है, और जिस वजह से फाइनल क्या होता है उन दोनों का जो मेटल प्लेट के बीच का जो बॉन्डिंग है वो अब बेसिकली क्या होता है, वीक होने लगता है, और जिस वजह से मटेरियल ख़राब होने लगता है, लीड्स टू लॉस ऑफ हीट, काफ़ी अमाउंट में हीट निकल जाते हैं। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज था। इसका भी रेमेडीज यही है, सॉल्यूशन किसको, छोटे छोटे पट्टा में एक के ऊपर एक रखा कीजिए, छोटे छोटे में तोड़ दीजिए, जिससे ईडी करंट कम अमाउंट में फैलेगा और इससे जो हीट जनरेट होगा वो भी कम होगा। ठीक है, ये ईडी करंट के बेसिकली डिसएडवांटेज हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ईडी करंट के क्या एडवांटेज है, ईडी करंट के क्या आपका भंवर धारा है कि क्या क्या एडवांटेज है।
पहला एडवांटेज हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग यूज करते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में बेसिकली सम पॉइंट लिखने के तो आएगा नहीं, तभी मैं समझा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता क्या है। सपोज कीजिए कि बहुत सारे जो है आपके गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्ट करता है वो एक कोर से बना रहता है। किससे बना रहता है? कोर। कैसे? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सॉफ्ट आयरन के कोर से बना हुआ है। इसी तरह गैल्वेनोमीटर जो है किसी एक कोर से बना हुआ है। वो कोर क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो जब उस गैल्वेनोमीटर किसी क्वाइल में लगा रहेगा डिफ्लेक्शन के लिए, तो जब ये क्वाइल जब ऑक्सीलेट होने लगेगा उस कोर की वजह से, जब आपका क्वाइल जो है ऑक्सीलेट होने लगेगा तो क्या होगा? उसमें इंड्यूस करंट क्या होगा? आपका जो ईडी करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा और क्या करेगा? उस क्वाइल के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि ईडी करंट क्या होता है, कहाँ से आता है? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में चेंज होगा तो ईडी करंट आएगा। तो वही बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, नोट डाउन कि सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव ए कोर, CORE कोर, which is made of non-magnetic materials. So when the coil moves to oscillate, this ED current flow and oppose the direction of the coil. तो ये आपका ईडी करंट का एक एग्जाम्पल, मतलब एडवांटेज है। इसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। सेकंड इसका यूज करते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग इंटेंस। जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल पावर सिग्नल होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का एक रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होता है तो वैसे ही ईडी करंट जग जाता है। ईडी करंट जग जाएगा तो वो क्या करेगा? जो मतलब ट्रेन का जो मोशन है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। कैसे? हम लोग देखते हैं चैन खींचते हैं ट्रेन का तो ब्रेक लगता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक अप्राइज जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होते हैं, या सिंपल ट्रेन में कैसे हम लोग जो चैन खोलते हैं ट्रेन ऑटोमेटिक उसमें ब्रेक लग जाता है। तो वो क्यों का लगता है? ड्यू टू ईडी करंट। बट यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर सिग्नल ट्रेन की, कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस होता है सिचुएटेड एबव द रेल्स। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक्टिवेट होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस आता है उस वजह से आपका ईडी करंट एक्टिवेट हो जाता है और वो ट्रेन के मोशन को अपोज करता है। हालांकि ये जो लिंकेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस ट्रेन से वो मैकेनिकल लिंकेज नहीं होता है, मतलब कोई एक हार्मफुल लिंकेज नहीं होता है जिस वजह से जो ब्रेक लगता है वो स्मूथ लगता है। हमें मालूम नहीं चलता है कि ईडी करंट का जो इन्फ्लुएंस है उस पर ज़्यादा लग रहा है रेल्स पर। तो लिखिएगा मैग्नेट ब्रेकिंग इंटेंस, नोट डाउन कीजिएगा कि सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर फिक्स्ड एबव द रेल्स in electrical power signal trains when these electromagnet are activated when these electromagnet are activated ED current induce and oppose the motion of train. However, this electromagnetic influence is not linked with any mechanical linkage. So the brake will be smooth. And we will not determine its hardly influence nature, and we will not determine its hardly influence nature. तो ये सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इंटेंस। थर्ड इसका यूज आता है, बेसिकली एडवांटेज कहिए या इसका यूज कहिए, कहाँ आता है? स्पीडोमीटर में जो बाइक का बताता है कितना बाइक स्पीड से चल रहा है, वहाँ पर भी इसका यूज आता है ईडी करंट का। थर्ड आपका एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर, डेट ट्वाइस टाइप का, वहाँ पे भी यूज होता है। तो ये सब तीन चार यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, और आपका ये इलेक्ट्रिकल पावर्स ट्वाइस में बेसिकली आता है स्पीडोमीटर। एक लास्ट इंडक्शन फर्नेस, उसमें भी आता है
इंडक्शन फर्नेस, इसमें कैसे यूज आता है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है आपका यहाँ से। बेसिकली क्या होता है कि जब मेटल प्लेट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज का इफेक्ट होता है तो ईडी करंट भंवर धारा है पूरा प्लेट में आपका फैल जाता है, जिस वजह से जो आपका मेटल प्लेट का जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर काफ़ी राइज अप हो जाता है, जिस वजह से उसका हीट है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब वो क्या होता है धीरे धीरे पिघलने लगता है, तो पिघल के मटेरियल ख़राब होने लग रहा है, जो मैं इसका डिसएडवांटेज बताया। तो वही क्या है, अब इसी का हम लोग एलॉय बनाने में यूज करते हैं। किसमें बनाने यूज करते हैं? एलॉय बनाने में उसका हम लोग यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं इंडक्टेंस फर्नेस। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस फर्नेस। अगर आपको एग्जाम पॉइंट्स देखा जाए ईडी करेंट का, तो बेसिकली ना डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज से आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इंडक्टेंस फर्नेस का यूजेस 2-4 लाइन दे देगा, 2-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो पूछेगा इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, बस पॉइंट आपको बस याद रखना है, ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। तो मैं समझा दिया हूँ कि आपको एक माइंड कॉन्सेप्ट बना रहे, इसको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है। तो यही सब ईडी करंट का सोल्जर्स हमारे कॉन्सेप्ट था, जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ। इसके डिफिनेशन, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ये मैं आपके सामने रखा हूँ। तो यहाँ तक किसी तरह का आपको प्रॉब्लम तो बताइए। तो क्लास कैसा लगा सोल्जर्स बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।